जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है मेरे भाई हमारी यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक। इससे पहले जो कल की हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाना था और बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह से हमने सभी चीज़ों को क्लियर किया था। आज की क्लास में जो टॉपिक हम बात करेंगे यह है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इस टॉपिक से आप देखेंगे नॉर्मली आपको या तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन मिलेगा या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन मिलेगा। CHSL मीन्स, CGL मीन्स, इनमें एक सवाल आपको यहां से देखने के लिए मिल सकता है। सवाल बहुत आसान होगा यदि आपने चीजें पढ़ी होंगी, तो नहीं पढ़ी होंगी तो वही चीजें फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इस फोटो में आपको दिखाई दे भी रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा नहीं दे रहा तो हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर की पीढ़ियां आई और किस तरह से ये आगे आपकी बढ़ी। ठीक है, ये हमारे इन सभी के सभी चैप्टर जो हम यहाँ पर करने वाले हैं उनकी एक लिस्ट है, जिसमें हम विंडोज एक्सप्लोरर पढ़ चुके हैं, शॉर्टकट की पढ़ चुके हैं, ईमेल पढ़ चुके हैं, और चौथा वाला हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम अपना आज की क्लास में यहाँ पर कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि बताओ कंप्यूटर की आखिर कितनी पीढ़ियां हैं, या अभी हम वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी पर काम कर रहे हैं, है ना। अभी जो हमारी प्रेजेंट में चल रही है ये कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है, और इससे पहले कुल कितनी जनरेशन्स आ चुकी हैं, और उन जनरेशन्स का एक टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो टाइम पीरियड को लेकर के हमेशा ही एक कंफ्यूजन बना रहता है मेरे भाई। वो कंफ्यूजन आपको अपने दिमाग से निकालना होगा, कैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले बात आती है फर्स्ट जनरेशन, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो, नहीं सॉरी, यहां पर आप प्रथम पीढ़ी ना लिख करके इसे एक मिनट के लिए रुक जाएंगे, बस यहां लिखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बस इतना सा, है ना। यहां लिखेंगे हम और आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की अब तक सब कुल 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं और हम वर्तमान में 5वीं पीढ़ी पर ही काम कर रहे हैं। तो जो हमारी पहली पीढ़ी है, ये जो हमारी पहली पीढ़ी है मेरे भाई, ये कब से कब तक है, तो आप कहेंगे 1940 से 1956 तक। कब से कब तक? पहली पीढ़ी का जो टाइम ड्यूरेशन था वो सन 1940 से लेकर के 1956 तक था। अगर मैं इसके बाद आगे और बात करूं सेकेंड जनरेशन की, तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो 56 से लेकर 64 तक है। तीसरी पीढ़ी 64 से लेकर 71 तक है। चौथी पीढ़ी 71 से लेकर 85 तक, और पांचवी पीढ़ी आपकी हमारी 85 से लेकर अब तक है। कब तक मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे कि पांचवी पीढ़ी 85 से लेकर के अब तक है। ठीक है दोस्त, तो ये हमारी यहां पर क्या हो गई, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हो चुकी हैं, जिनमें से टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये है। लेकिन आपको अलग अलग बुक्स में, अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग जगह पे ये जानकारी अलग अलग देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है कि मेरी ही क्लासेस में भी आपको ये जानकारी, ये डेटें अलग अलग मिलेंगी। क्यों सर? और दुकानों का तो समझ में आता है, बुक मतलब और दुकानों पर जो बुक्स मिलती हैं उनका तो समझ में आता है हमें, लेकिन आप हमें ये बताएं कि आपकी में ऐसा क्यों? मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम्हें एक फिक्स डेट पर किसी की भी बताई हुई पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर अलग अलग एग्जाम्स में इसको अपने हिसाब से पूछता है। तो भैया फिर कैसे करें, कितनी याद करनी पड़ेंगी? तो आप एक बेसिक ड्यूरेशन गैप याद रखोगे। उस ड्यूरेशन उतने से उतने के बीच में अगर हुआ होगा तो मतलब समझ जाओ वो पहली है, वो दूसरी है, वो तीसरी है, ऐसे। ठीक है, जैसे 40 इसमें मान लो +4 +2 -2 मानकर चलो इन सब में, है ना। तो अगर 1940 जगह 42 आ जाए, 44 आ जाए, 46 आ जाए, तब भी पहली ही पीढ़ी रहेगी। 56 के आगे की कोई दे दे
यहां 1955 से शुरुआत कर दे, 63 पे खत्म कर दे, तब भी दूसरी रहेगी हमारी। ठीक है, ऐसे आपको यहां पर याद रखना। अगर मैं आपसे पूछ लूं फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बताएंगे थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है? थर्ड जनरेशन जो है हमारी, वो कब से कब तक थी? थर्ड जनरेशन है ना। तो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। ए ऑप्शन क्या कह रहा है आपका हमारा? तो ऑप्शन ए कह रहा है 1944 से 1955। बी ऑप्शन कह रहा है हमारा 1990 से अब तक। ये कह रहा है आपसे 1955 से 1963, और ये कह रहा है आपका 1963 से 1972 मान लो। ठीक है, और एक और है ई ऑप्शन मान लेते हैं, आता नहीं है ई, लेकिन यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, 1972 से 1990। अब आप बड़ी आसानी से अपने आप मुझे बताएंगे कि इस सवाल का जो आंसर है वो क्या है ना। अब आप मुझे एक बार बताना कि इस सवाल का जो आंसर है मेरे भाई, वो आखिर क्या है आपका? थर्ड जनरेशन। तो भाई 1944 से 55 कौन सी हो गई? पहली। अब 55 पे खत्म हुई है तो फिर 55 से ही शुरू होगी कहीं ना कहीं दूसरी। 63 पर खत्म हुई है तो भैया ये तीसरी, 63 के बाद वाली 72 के आसपास वाली ये चौथी, और ये पांचवी। तो आप देखोगे इनमें से कोई भी डेटा हमारा इससे मैच नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी, है ना, उसके बावजूद भी हमने क्या किया यहाँ पे, उसके बावजूद भी हम इसे बड़ी आसानी के साथ समझ गए। ठीक है जी, चलो अब हम एक एक करके इन सभी पीढ़ियों के बारे में जानते हैं कि कौन सी जनरेशन की क्या एक खास बात थी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो हम देखेंगे यहां पर सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो कंप्यूटर है हमारा, इसमें पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, इनमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? तो आप कहेंगे भैया जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता है। किसका मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे कि इनमें निर्वात नलिकाएं यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता है, यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। किसका मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे कि यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग मेरे दोस्त किया जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, वैक्यूम ट्यूब को किसके द्वारा बनाया गया था? तो देखो बनाया तो किसी और के द्वारा बन गया था, लेकिन जो फेमस किया था आपका, वो लीडे फॉरेस्ट ने किया था। किसने किया था? जो फेमस इसे किया था, तो हम यहां पर इन्वेंटेड बाय में लीडे फॉरेस्ट को नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वैक्यूम ट्यूब को आखिर किस वर्ष बनाया गया था, तो आप क्या कहेंगे मेरे भाई? हम और आप कहेंगे कि जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, इन्हें सन 1904 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो जॉन फ्लेमिंग करके एक नाम आता है आपका, है ना। फ्लेमिंग शब्द को याद रखना, क्योंकि जॉन वाले तो बहुत लोग हैं कंप्यूटर की दुनिया में, लेकिन फ्लेमिंग एक ही है। ठीक है, तो हम कहेंगे जॉन फ्लेमिंग ने 1904 में बनाया था। लेकिन ये उतने बड़े लेवल पर चीजें नहीं गई, फिर इसमें कुछ एड ऑन करके लीडे फॉरेस्ट ने इसे क्या करा? फेमस करा, सही तरह से इसका यूज लिया, तो फिर लीडे फॉरेस्ट का नाम भी इसके लिए आता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डेटा सुरक्षित रखने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया गया था? तो पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, अब पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? तो कल की क्लास में याद करो, मैंने तुम्हें बताया था जैक्वार्ड लूम के बारे में। एक आपकी डिवाइस थी जिसे 1801 के आसपास बनाया गया था। तो उसे किसने बनाया था? तो जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। याद करो, करखा दिखाया था मैंने तुम्हें, और उस करखे पे डिजाइन वगैरह बनाने के लिए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था आपका पंच कार्ड का, ये कॉन्सेप्ट दिया था आपका किसने? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने। लेकिन ये जब दिया गया था आपका मेरे भाई, लेकिन ये जब दिया गया था, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ये कंप्यूटर के लिए नहीं था, ये ऑटोमेटिक जो करखा मशीन होती है आपकी, उस पर डिजाइनिंग के लिए था। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में पंच कार्ड का प्रयोग कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग में किसने किया था?
तो हम और आप कहेंगे कि वो हरमन होलेरिथ ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्त? तो वो हमारा हरमन होलेरिथ ने किया था। सर नोट्स बनाना जरूरी है, पीडीएफ निकलवा लें। भैया ना नोट्स बनाने हैं ना पीडीएफ निकलवानी है, बस क्लास को ध्यान से देखना है, इतने मात्र में आप कर लोगे, ठीक है। बाकी फोन में से रिवीजन कर सकते हो, पीडीएफ निकलवाने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या बताया? वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन में, लीडे फॉरेस्ट 1904, पंच कार्ड का प्रयोग इसमें किया गया। कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज होता था। यानी कि अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स का। पंच कार्ड वाज यूज टू कीप डेटा सेफ, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने इसे बनाया था। आगे देखेंगे यूज ऑफ मैग्नेटिक ड्रम फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज। यानी कि जो पहली जनरेशन के हमारे कंप्यूटर थे उनमें प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में की गई थी? तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज समझते हैं। कौन सी लैंग्वेज समझते हैं मेरे भाई? वे हमारी मशीन लैंग्वेज समझते हैं। स्पीड कितनी होती है? स्पीड तो याद रखेंगे कि इसकी जो स्पीड है वो मिली सेकेंड में होती है। किसमें मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे कि इसकी जो स्पीड है आपकी मशीन, आपकी पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनकी स्पीड मिली सेकेंड में हुआ करती थी। ये एक जनरली पैराग्राफ है जो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेंगी। क्या लिखा है इसमें? तो इसमें लिखा है देयर वर्किंग स्पीड वॉज वेरी लो, अनरिलायबल, taking up a lot of space and consuming a lot of electrical energy, impossible to run without air conditioner। इसका मतलब ये है यहां पर कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हुआ करते थे ये बहुत बड़े होते थे, इनकी स्पीड बहुत कम होती थी, है ना, ये लाइट बहुत ज्यादा खाते थे, इलेक्ट्रिसिटी, ये विश्वास योग्य नहीं थे, इनके द्वारा जो रिजल्ट आता था उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते थे, ठीक है। बहुत बड़ी जगह ये आपके घिरते थे और बिना एसी के इन्हें चला पाना संभव नहीं था, ठीक है। चलो, तो जैसे जैसे हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कुछ अंतर आते जाएंगे, स्पीड बढ़ती जाएगी, प्राइस बढ़ता जाएगा, स्पीड भी बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा, जो कमियां हैं इसकी वो दूर हो जाएंगे। जैसे बहुत बड़ा साइज है तो छोटा हो जाएगा, पहले एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता था, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कम लोग काम करने लगेंगे, पहले से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर नहीं रखा जा सकता था, आगे वो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां पर कि ये नॉन पोर्टेबल होते थे, है ना, दीज वर नॉन पोर्टेबल। नॉन पोर्टेबल मतलब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर आप नहीं रख सकते। एंड बैच प्रोसेसिंग सिस्टम वॉज यूज इन देम। किसका? तो हमारा आप कहेंगे कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रयोग इसमें आपका किया जाता था। आप देखेंगे एनियाक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, ये हमारी कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी के जो आपके ड्यूरेशन थी, जो टाइम गैप था, उसमें आपका ये बनाए गए थे। कौन कौन से? एनियाक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, IBM 650 मार्क 1 ETC, ये सभी हमारी कंप्यूटर की पहली जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की तरफ, जिसे हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहली और मेन चीज ये है, भैया इसे चलाना, सबसे पहली और मेन चीज ये रखा, सबसे पहली और मेन चीज ये है मेरे भाई कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ? तो हम कहेंगे कि कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में मेरे दोस्त प्रयोग किया गया था, एक तो आपका किया गया था पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। किसका? ट्रांजिस्टर का। तो हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर्स स्टार्टेड बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर्स का, ठीक है। ट्रांजिस्टर को किसने बनाया? तो हम कहेंगे इसे 2-3 लोगों ने बनाया था, आपका बायडीन, ब्रेटन एंड शॉकली, है ना, इन 3 लोगों ने इसे मिलकर के बनाया था। और इनमें डेटा सुरक्षित स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप और डिस्क का प्रयोग किया जाता था। इन दिस मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क वर यूज्ड इन टू स्टोर डेटा सिक्योरली। और जो दूसरी पीढ़ी है हमारी, इसमें जो कंप्यूटर की स्पीड है वो कैसे मापी जाती थी? वो माइक्रो में मापी जाती थी, माइक्रो सेकेंड्स में, ठीक है। इससे पहले क्या था हमारा? इससे पहले मिली सेकेंड था, ठीक है। और दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इनमें स्पीड कैसे मापी जा रही है? तो इनमें स्पीड मापी जाती थी मेरे भाई हमारी, है ना, इसमें हमारी स्पीड मापी जाती थी आपकी माइक्रो सेकेंड में। इसमें कार्य करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? असेंबली लैंग्वेज। यानी कि असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड टू वर्क इन दिस, असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड टू वर्क इन दिस विच वाज इजियर देन मशीन लैंग्वेज, है ना।
तो मशीन लैंग्वेज जो है हमारी, इसमें मशीन लैंग्वेज की जगह पर दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग मेरे भाई किया गया था। असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो कैथलीन बूथ के द्वारा हुआ था। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इसमें यूज होने लगा। और अब मैग्नेटिक ड्रम की जगह पे मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग इसमें होने लगा। ठीक है दोस्त? हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो, तो यूज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक ड्रम, कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी जो अच्छी लैंग्वेजेस हैं आपकी, उनकी शुरुआत हो गई यहां से। असेंबली लैंग्वेज तो है दूसरी पीढ़ी की, इसके अलावा कोबोल और फोर्ट्रॉन जो बड़ी लैंग्वेज मानी जाती हैं, उनकी शुरुआत उन्हें इसमें बना दिया गया था। लेकिन इन दोनों ही लैंग्वेज का नाम कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में भी आएगा, मैं बताऊंगा कैसे अलग अलग करोगे, समझना। तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में अधिक भरोसेमंद थे। आकार में छोटे, लाइट की खपत कम, वजन कम, अधिक गति, यानी कि इट इज मोर रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, स्मॉलर इन साइज, लेस लाइट कंजप्शन, लेस वेट एंड मोर स्पीड। तो यही बात मैंने आपको बताई थी कि ये आपको अपने आप समझ लेना है, ये आपको अपने आप समझ लेना है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेंगी इन चीजों में ये चेंजेस होते ही रहेंगे। इस पीढ़ी में कंप्यूटर कौन कौन से बने? द कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन दिस जनरेशन, तो तुम्हें सारे याद नहीं रखने, तुम्हें जो मैं बताऊंगा बस उन्हें याद रखना। अटलस और हनीवेल 400, इन दोनों पर तुम्हें याद रखना है, बाकियों को अगर तुम एक एक बार पढ़ना चाहो तो जस्ट पढ़ सकते हो। ट्रांजिस्टर वाले कंप्यूटर कैसे होते थे? तो ऐसे, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर था पूरे कमरे में आ रहा था, बहुत बड़ी जगह घेर रहा था, लेकिन जहां पर हमने ट्रांजिस्टर का यूज करा तो अब कंप्यूटर का साइज काफी हद तक कम हो गया, है ना। अब कंप्यूटर का जो साइज है मेरे भाई वो काफी हद तक कैसा हो गया? कम हो गया। ठीक है, जब हम बात करेंगे कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में जो प्रयोग किया गया था वो ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप का किया गया था। किसका? तो हम और आप कहेंगे कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का जो आपका तीसरी पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, तो आप और हम कहेंगे कि भैया वो हमारी आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। आईसी चिप वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। आईसी चिप की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो जैक किल्बी ने 1958 में किया था, 1958 में। और ये जो आईसी चिप है हमारी, ये किसकी बनी होती है? ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है जो आपसे बार बार अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। तो हम कहेंगे यहां पे कि आईसी चिप्स आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि ये आपकी एक अर्धचालक धातु सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से निर्मित होते हैं। जो आईसी चिप होती हैं हमारी वो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से बनी हुई होती हैं। और यहां पर भी हाई लेवल लैंग्वेजेस का प्रयोग होने लगा। पहली व दूसरी पीढ़ी की तुलना में साइज और कम हो गया, है ना, स्पीड भी तेज हो गई, और अब ये और ज्यादा अधिक विश्वसनीय हो गई। ठीक है, तो हम कहेंगे वेरी लेस साइज एंड वेट, स्पीड फास्टर, मोर रिलायबल देन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग हुआ? तो रिमोट प्रोसेसिंग का प्रयोग किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो गए, एक ही व्यक्ति चलाने में सक्षम था। यानी कि अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड इन विच ऑल द इंटरनल फंक्शंस ऑफ द सिस्टम बिकम ऑटोमेटिक, ओनली वन पर्सन एबल टू रन। यानी कि जो आपका एक व्यक्ति है वही अब इसे चलाने लगा, जबकि इससे पहले वाले जो कंप्यूटर थे उसे अकेला व्यक्ति नहीं चला पाता था। ठीक है, बड़े बहुत होते थे। इनमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे सिस्टम इसमें यूज होने लगे। किस मेमोरी का यूज हुआ? मैग्नेटिक डिस्क का। स्पीड कितनी? नैनो सेकंड। कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह का भी प्रयोग इसी में हुआ। इससे पहले वाले जो कंप्यूटर होते थे उनमें कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह इनका यूज नहीं होता था। तो अब देखो, अब ये कंप्यूटर और छोटे हो गए, है ना। अब ऐसे हो गए कि एक टेबल पर आ सकते थे, जबकि पहले बहुत ज्यादा बड़ी जगह घेर रहे थे। अब ये और छोटे हो गए। अब ये कोई मिल गया, है ना, कोई मिल गया वाले कंप्यूटर हो गए कि क्रिस का गाना सुनेगा, है ना। तो जो क्रिस वाली मूवी के भी पहले का जो सिस्टम था जिसमें कोई मिल गया, शायद वही मूवी है, आई थिंक, मैं नहीं भूल रहा हूं, तो उसमें जो जादू आता है वो ऐसे ही कंप्यूटर पर काम करने से आता है। ठीक है ना। तो ये हमारी कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है? तीसरी। अब हम आते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी पर।
बस इतनी इतनी बातें याद रखनी है, सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, ये पूरा चैप्टर आपकी उंगलियों पर होगा, बस एक बार ध्यान से इस पूरी चीज को देख लो। अगर मैं आपसे कहूं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जो मेन क्रांति है वो कौन सी पीढ़ी में आना शुरू हुई थी, तो वो चौथी पीढ़ी में आना शुरू हुई थी, क्योंकि चौथी पीढ़ी से ही जो कंप्यूटर है वो अब आम पब्लिक के लिए भी चालू कर दिए गए थे। इससे पहले तो बस वैज्ञानिक वगैरह खुद ही मूड मारामारी कर रहे थे इसमें। ठीक है, तो हम देखेंगे कि दिस जनरेशन इज कंसीडर्ड टू बी द बिगेस्ट रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी को सबसे बड़ा योगदान इसका माना जाता है। और बिग रिडक्शन इन साइज, इसमें एक सबसे बड़ा फायदा हुआ कि कंप्यूटर में बहुत छोटा आकार हो गया, ज्यादा प्रभावशाली हो गए, रिलायबल एंड अमेजिंग स्पीड, मोर मेमोरी कैपेसिटी, आकार में बड़ी बड़ी कमी आई, अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान, अधिक मेमोरी क्षमता, और एसी की आवश्यकता क्या हो गई, खत्म हो गई। इसमें ही आपके माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर बनाए गए, और इसकी जो स्पीड है वो पीको सेकंड में है। सबसे पहली पीढ़ी की स्पीड मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पीको सेकंड। ठीक है जी। अब इसमें यूज किस चीज का किया गया, तो हम और आप कहेंगे कि भैया जी ये जो कंप्यूटर की आपकी चौथी पीढ़ी है इसमें एलएसआई यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वीएलएसआईसी यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का प्रयोग किया गया। और इस एलएसआई सर्किट में 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम करने की क्षमता होती थी, जिसको माइक्रो प्रोसेसर चिप भी कहा जाता है। मतलब तो इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स LSI and VLSI circuits were used. This LSI circuit has the capacity to work equivalent to 3 लाख ट्रांजिस्टर। मतलब सोचो जब छोटे छोटे 3 लाख आपके लगेंगे, है ना, तो हम देखेंगे कि आपके जब छोटे छोटे 3 लाख ट्रांजिस्टर लगते तो भैया साइज तो अपने आप बड़ा हो जाता, लेकिन ये एक अकेला, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर चिप कहते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर व सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग इसमें हुआ था। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी से ही क्या हुआ, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी से माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, तो एसक्यूएल जैसी, सी प्लस प्लस एसक्यूएल जैसी भाषाएं इसमें आई, यानी कि यूजेस ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस एसक्यूएल लैंग्वेज। और एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है आपकी हमारी, तो हम कहेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है हमारे, ये एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है। ठीक है भैया, ओके। इसके अलावा चौथी पीढ़ी में ही इंटरनेट का विकास हुआ, इससे पहले इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट नहीं था, अर्पानेट का काम चल रहा था तीसरी पीढ़ी में, लेकिन जो इंटरनेट है वो चौथी में ही आया। इंटरनेट का विकास, जो नेटवर्क है जितने भी, लैन, मैन, वैन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, जीयूआई आधारित कंप्यूटर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सभी चीजें हमारी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी पर ही बेस्ड थी। और अगर मैं इसके बाद बात करूं कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की, तो आप कहेंगे कि इस कंप्यूटर में वीएलएसआईसी की जगह यूएलएसआई और एआई का यूज हुआ। यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ड्यू टू द फैसिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे हैव द एबिलिटी टू मेक डिसीजन थीम देमसेल्फ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा होने के कारण इनमें निर्णय लेने की क्षमता भी स्वयं से थी। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या यूज हुआ, तो पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टिविटी, एआई, वॉइस रिकॉग्निशन, विजुअल रिकॉग्निशन, ऐसे सारे ऑप्शंस आपके कंप्यूटर की पांचवी ही पीढ़ी में आए। वैन का फुल फॉर्म बता दीजिए। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा, वाइड एरिया नेटवर्क। स्टोरेज क्षमता अधिक थी, इसमें बहुत ज्यादा थी। मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क का यूज होने लगा। भाषाएं सी प्लस प्लस, ASP.NET, जावा, पाइथन, प्रोलॉग, LISP, ये सभी की सभी हमारी कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की है ना। सर सीजीएल मेंस के लिए इनफ है, भैया मोर देन इनफ है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें, है ही आपके लिए स्पेशली, ऐसे मानो है, मानो क्या है ही। विभिन्न आकार के कंप्यूटर, इसमें अलग अलग साइज के कंप्यूटर तुम्हें देखने के लिए मिले। इंटरनेट, मल्टीटास्किंग,
एक बार में आप बहुत सारे अलग अलग काम कर सकते हो, जबकि शुरुआती दौर में तुम एक बार में बस एक ही काम कर सकते थे कंप्यूटर पे। लेकिन अब तुम एक बार में गाने भी सुन रहे हो, मूवी भी डाउनलोड हो रही है ना, वर्ड एक्सेल पे काम भी कर रहे हो, ठीक है, तो अलग अलग कॉपी पेस्ट भी चल रहा है, सारे काम मल्टीटास्किंग, मल्टीमीडिया, साउंड, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, पोर्टेबल, अन्य एप्लीकेशंस का यूज, ये सभी चीजें इन्हीं में आई है ना। आज आप और हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके चलाने लगते हैं तो ये चीजें 5वीं पीढ़ी में शुरू हुई। अलग अलग साइज के कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, और इस पीढ़ी में मुख्य रूप से भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर भी शामिल है। दिस जनरेशन मेनली इंक्लूड द अल्टीमेट सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो यहां तक की बात एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे, क्या क्लियर है ना? क्या यहां तक मैंने जो भी बातचीत आपको बताई वो आपको क्लियर है? फिर मैं कुछ चीजें आपके लिए आसान करने वाला हूं। कैसे? तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। पहली पीढ़ी की इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। कौन सी? मशीन लैंग्वेज। प्रोग्राम फिजिकली वायर्ड थे इसमें और बाइनरी में कोड किए गए थे। दूसरी पीढ़ी की जो लैंग्वेज है वो है मेनली तो असेंबली है। कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी का क्या हो गया था? कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेजेस की जस्ट शुरुआत हो गई थी, जस्ट स्टार्टिंग। लेकिन जो इसकी आपकी फोर्ट्रॉन और जो कोबोल है, इनका जो विकास है वो प्रॉपर चौथी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में हुआ है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि बेसिक, पास्कल, इनका यूज होने लगा। चौथी पीढ़ी में हमारी सी, सी प्लस प्लस, डी बेस, एसक्यूएल जैसी लैंग्वेज। और 5वीं पीढ़ी में मेरे भाई हमारी पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, प्रोलोग, इनका प्रयोग होने लगा। तो ये जितनी भी हमारी क्या है ना, तो ये जितने भी मेरे भाई क्या है हमारी जनरेशन्स की लैंग्वेज है कि कौन सी पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया, वो हमने यहां पर ले लिया। ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं कि कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का यूज बनाया गया था, तो वैसे तो ये सारे इन्हीं में बनाए गए हैं, लेकिन जो बार बार पूछे जाते हैं मैं कुछ उन पर टिक लगाना चाहूंगा। तो आप देखेंगे कि एनियाक, एडवेक, यूनिवेक, सीक, ये सभी हमारे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अटलस कंप्यूटर काफी इंपॉर्टेंट है और एक और है हनीवेल 400। बाकी के आप एक एक बार पढ़ सकते हो, IBM 1401 वगैरह, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये दोनों हैं। ठीक है, बाकी आपको एक एक बार पढ़ने जरूर हैं कि IBM 1620, IBM 7000, 7090, 7094, CDC 1604, IBM 1401, यूनिवेक 1107, PDP-1, ये हमारी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत बने हुए कंप्यूटर हैं। तीसरी पीढ़ी में जो इंपॉर्टेंट है वो है CDC 6600, PDP-8, PDP-11, हनीवेल 6000, IBM 360, IBM 370, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के। चौथी पीढ़ी में जो बार बार पूछा जाता है, ये CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एक बार, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का फेमस कंप्यूटर कौन सा है? तो एप्पल सेकंड क्रे 1 जो सुपर कंप्यूटर है हमारा, ये भी कंप्यूटर की चौथी ही पीढ़ी का है। ठीक है, इसके अलावा 5वीं पीढ़ी में परम सुपर कंप्यूटर, AI बेस्ड सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटर, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सभी चीजों को यहां पर लाया गया। तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म करके बताएंगे यस करके कि हाँ भैया यहां तक आपने हमें जो भी बातचीतें बताई वो हमें क्लियर हैं। तो फिर मैं आपको आगे बढ़ करके बताऊंगा किसके बारे में। अब मैं आपको आगे, पहले तो ये पूरा चैप्टर आपको एक जगह पर कैसे रिवाइज करना है 2 मिनट में, वो मैं आपको देने वाला हूं, और फिर उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे आज की ही क्लास में, जिसका नाम होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और जब इन दोनों चीजों को हम कर लेंगे फिर हम यहाँ पर कुछ MCQs लगा करके देखेंगे कि किस तरह से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे कि यहां तक मैंने जितनी भी बातें बताई क्या वो सभी आपको क्लियर हैं, यस और नो? वेरी गुड। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर मैंने इन सभी चीजों को एक टेबल के माध्यम से बना दिया है। एक ही टेबल में सारी जानकारी आपके सामने। कैसे? पहली पीढ़ी के टाइम ड्यूरेशन 40 से 56, टेक्नोलॉजी यूज वैक्यूम ट्यूब, लैंग्वेज यूज मशीन लैंग्वेज, आकार बड़ा होता था, धीमे होते थे, अधिक गर्मी, और कौन कौन से कंप्यूटर यूज हुए वो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दूसरी पीढ़ी की बात करूं तो 56 से 63, ट्रांजिस्टर का प्रयोग,
असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग, छोटा आकार, तेज गति, अधिक विश्वसनीय। हनीवेल 400, अटलस 1400 की जो हमारे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर हैं उनकी एक लिस्ट दे दी। ठीक है, ऐसे ही तीसरी कंप्यूटर की टाइम ड्यूरेशन, आईसी चिप का प्रयोग, कोबोल फोर्ट्रॉन लैंग्वेज और जौन जौन से कंप्यूटर बने वो यहां पर हैं आपके। तो अगर आप सिर्फ इस टेबल को भी याद कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, बनाना चाहे बना लें, तो भी आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल क्या नहीं होगा मेरे भाई, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर तो हमारा हो गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक खत्म। और अब हम बात करेंगे आगे आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को लेकर के। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के वर्गीकरण की, है ना, कंप्यूटर के वर्गीकरण की, तो आप देखेंगे सबसे पहले कि कंप्यूटर, ये दिखाई दे रहा है कि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां बना देता हूं। कंप्यूटर को कितने भागों में क्लासिफाइड किया जाता है आखिरकार? तो आप देखेंगे जो हमारा कंप्यूटर है इसे टोटल 3 टाइप्स में क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। कौन कौन से 3 टाइप हैं जी वो, है ना, कौन कौन से 3 टाइप हैं मेरे भाई वो? तो हम और आप कहेंगे कि एक तो है बेस्ड ऑन साइज, यानी कि आकार के आधार पर। ठीक है, एक होता है हमारा बेस्ड ऑन वर्क, यानी कि उद्देश्य के आधार, मतलब कार्य के आधार पर। एक होता है हमारा बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि उद्देश्य के आधार पर। कौन सा होता है हमारा? एक होता है बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि उद्देश्य के आधार पर। तो अगर मैं बेस्ड ऑन साइज की बात करता हूं तो कंप्यूटर में जो सबसे छोटे साइज के कंप्यूटर होते हैं उन्हें आप और हम माइक्रो कंप्यूटर कहेंगे। माइक्रो कंप्यूटर से बड़े कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम और आप मिनी कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर से बड़े कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आप और हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहेंगे। जिन्हें आप और हम क्या कहेंगे मेरे भाई? मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। और इन सबसे बड़े होते हैं हमारे आपके सुपर कंप्यूटर। इन सबसे बड़े होते हैं मेरे दोस्त हमारे और आपके कौन से? सुपर कंप्यूटर। ठीक है जी, चलो। अगर मैं बेस्ड ऑन कार्य के आधार पर बात करूं तो एक होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है दोस्त हमारा एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है आपका हमारा डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और एक होगा मेरे भाई हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा? तो एक होता है हमारा आपका यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर मैं बेस्ड ऑन पर्पस की बात करूं तो एक तो होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, कि जिसका सामान्य उद्देश्य है, कोई भी उद्देश्य नहीं है, वो सामान्य उद्देश्य से बनाए गए होते हैं जो। एक होता है स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि वो किसी विशेष ऑर्डर देकर बनवाए जाते हैं किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए, है ना। जैसे म्यूजिक इंडस्ट्रियल के कंप्यूटर अलग होते हैं तो वो रेयरली बनते हैं, आपको हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो हमारी अगर बात आती है कि कंप्यूटर को कितने भागों में क्लासिफाइड किया जाता है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो नाम आता है 3 कंप्यूटर का, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन पर्पस। आकार के आधार पर अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा जो होता है हमारा वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। कौन सा? माइक्रो। और अगर मैं आपको माइक्रो कंप्यूटर के कुछ प्रकार की बात करूं ना, कुछ टाइप, तो आप देखोगे एक होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। इस डेस्कटॉप को हम पीसी भी कहते हैं, और इस पीसी की फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होती है। इस पीसी की जो फुल फॉर्म है मेरे भाई वो आपकी हमारी पर्सनल कंप्यूटर होती है, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा एक होता है आपका लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप के आगे अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया आपका, हम कहेंगे टैबलेट। एक होता है पीडीए, एक होता है पाम टॉप। तो ये सभी के सभी उदाहरण हैं किस चीज के? ये सभी के सभी हमारे उदाहरण हैं कंप्यूटर की, माइक्रो कंप्यूटर के। और पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखेंगे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्या होती है?
ये मेरे भाई इस पीडीए की फुल फॉर्म होती है। ठीक है दोस्त, ओके। तो अब अगर मैं इसी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तुम्हें टेबल के फॉर्म में दे दूं जिससे तुम आसानी से चीजों को समझ पाओ, तो देखेंगे हम बेस्ड ऑन साइज में सुपर कंप्यूटर ये अत्यधिक तीव्र, सबसे तेज, सबसे फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा शक्तिशाली वैज्ञानिक अनुसंधान और मौसम मौसम पूर्वानुमान आदि में प्रयोग होता है। यानी कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं, सबसे तेज होते हैं, सबसे महंगे होते हैं और सबसे कम है दुनिया में। ठीक है, और इसका प्रयोग करता कौन है, तो वैज्ञानिक वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह इसका प्रयोग है ना मौसम पूर्वानुमान आदि में करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से थोड़ा कम तेज है ना, थोड़ा कम बड़ा ऐसे होता है। और ये बड़े बड़े संगठन जैसे बैंक हो गई, रेलवे हो गई, ये जो बड़ी बड़ी आपकी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वो क्या करते हैं अपने डेटा को स्टोर करके रखती हैं। तो उतने बड़े लेवल पर डेटा को स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर उससे थोड़े छोटे आकार की जो संस्थाएं होती हैं उनके लिए माइक्रो कंप्यूटर वे होते हैं जिन्हें आप और हम चला रहे हैं। आपका लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर, ये सभी चीजें माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ये पर्सनल यूज के लिए होते हैं। पीसी, लैपटॉप सबसे सामान्य कंप्यूटर और इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यही है। मिनी जो कंप्यूटर हैं इनमें एक बार में एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं। पर्सनल पर एक ही व्यक्ति करेगा। मेन फ्रेम में और ज्यादा लोग काम कर सकते हैं और सुपर में सबसे ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे ये इसके बाहर आता है लेकिन फिर भी हम देखते हैं वर्क स्टेशन। तो माइक्रो कंप्यूटर से शक्तिशाली ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए प्रयोग होता है। और एम्बेडेड कंप्यूटर तो किसी डिवाइस के अंदर ही लगे होते हैं जैसे वॉशिंग मशीन, कार, मोबाइल आदि। अगर मैं बात करता हूं आपसे कार्य के आधार पर कंप्यूटर की, है ना, उसके कार्य के आधार पर, तो तीन प्रकार के बताए थे, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर में क्या है कि डेटा को नंबर्स यानी कि 0 और 1 के रूप में प्रोसेस किया जाता है। अधिकांश आधुनिक कंप्यूटर इसी श्रेणी में आते हैं। सबसे ज्यादा कंप्यूटर जो आप और हम यूज करते हैं वो इसी के हैं। एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस सिग्नल के साथ कार्य करता है, जैसे वोल्टेज मापने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए। और हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होंगे, तो ये वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों की विशेषताएं आपकी होती हैं, ये हमारे हाइब्रिड हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एक एक करके इसी के बारे में और बताऊं तो आप देखोगे सबसे तेज जटिल गणनाओं के लिए वैज्ञानिक अनुसंधानों में प्रयोग परम 8000 क्रे वन जो उदाहरण है वो सुपर कंप्यूटर का है। मेन फ्रेम कंप्यूटर तो बड़े बड़े संगठन जैसे बैंक, रेलवे वगैरह में प्रयोग होता है। तो आईबीएम की जो जेड सीरीज है, यूनिवेक जो कंप्यूटर है, ये हमारा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। किसका, ये हमारा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। अगर मैं मिनी कंप्यूटर की बात करूं तो मध्यम आकार के नेटवर्क और प्रोसेसिंग के कार्यों के लिए पीडीपी 8, पीडीपी 11, वेक्स, ये हमारे मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अगर हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की तो पर्सनल यूज के लिए सबसे सामान्य और छोटे कंप्यूटर होते हैं डेल, पीसी, एचपी लैपटॉप। ये वर्क स्टेशन माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली, ग्राफिक्स बता चुका हूं मैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। लास्ट हमारी बात बचती है जनरल पर्पस। हालांकि ये बात मैंने वर्बली आपको समझा दी थी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर वे होते हैं मेरे भाई, दीज कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू परफॉर्म अ वाइड वेराइटी ऑफ टास्क। ऐसे कंप्यूटर जो कई तरह के कार्य करने के लिए होते हैं, डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि। और स्पेसिफिक कंप्यूटर ये कुछ स्पेसिफिक ही काम करेंगे। दीज कंप्यूटर्स आर बिल्ड टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क ओनली। ऐसे कंप्यूटर किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जैसे एटीएम मशीन, जीपीएस सिस्टम, है ना, ऐसे अलग अलग चीजें हमारी यहाँ पर होती हैं। तो ये जो हमारा आज का चैप्टर था वो हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। बस इतनी ही बात हमें इसमें करनी थी। अब आप सभी मुझे बताएंगे कि क्या आप सभी टेस्ट योर सेल्फ के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी मेरे भाई टेस्ट योर सेल्फ के लिए तैयार है? यानी कि जितना भी कुछ आपने पढ़ा है आज की क्लास में उससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन्हें आप करोगे, है ना। आपको हो सकता है कि ये लग रहा हो कि आपको समझ में नहीं आया या इतना सारा कैसे याद होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं मुबारक हो, तुम्हें याद हो चुका है। पहला सवाल पढ़ो और आंसर बताओ क्या होगा, बताइएगा।
ठीक है ना मेरे भाई। आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो आप और हम कहेंगे भैया पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा सामने आई थी, बताओ। पहली बार जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर तरह से बात थी वो कब आई थी आपकी, तो वो तीसरी पीढ़ी में आई थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली पीढ़ी की तुलना में अधिक विश्वसनीय क्यों थे। वाई वर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। लेस हीट जनरेशन, ये थोड़ी इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ये थोड़े एक साइज में छोटे होते थे, ये थोड़ी कम गर्मी फेंकते थे। तो आप कहोगे कि हाँ भैया ये सारी ही बातें सही हैं, ठीक है ना। डी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल देखेंगे, चलो। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। व्हाट वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, बताओ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की इनमें से कौन सी एक खास बात थी, तो आप क्या कहेंगे बताइएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इसमें आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत किस तकनीक से मानी जाती है। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बिगिन विद विच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बताएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर की शुरुआत है वो कब की गई, वो उसमें क्या यूज हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा होता है, बताओ। यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, बताओ, है ना। तो आप कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज लार्जेस्ट इन साइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे क्या है। तो आप कहेंगे इनमें से सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, खुद से बताना है आंसर। लैपटॉप, डेस्कटॉप, माइक्रो, ये दोनों तो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। मेन फ्रेम इनमें से सबसे बड़ा है। अगले पर बात करेंगे, है ना। तो हम देखेंगे कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का व्यापक उपयोग किस पीढ़ी में हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कोबोल एंड फोर्ट्रॉन वाइज वर वाइडली यूज्ड इन विच जनरेशन, है ना। तो हम क्या कहेंगे, कोबोल फोर्ट्रॉन जैसी व्यापक प्रयोग, शब्द में अंतर है, एक होता है जस्ट जन्म हो जाना, जस्ट विकास हो जाना, बट ये कह रहा है कि व्यापक प्रयोग कब हुआ। तो जो व्यापक प्रयोग है यानी कि बड़े लेवल पर जो यूज है, वाइल्डली जो यूज है, वो थर्ड जनरेशन में होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप क्या कहेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर एनर्जी एफिशिएंट, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रिड्यूस्ड साइज एंड कॉस्ट, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड पंच कार्ड। तो पंच कार्ड का प्रयोग चौथी पीढ़ी में नहीं हुआ था, है ना। बताएंगे क्या होगा आंसर। थर्ड जनरेशन आपका सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज नहीं हुआ था। इन दोनों में से कौन सा सही होगा वो बताइए। ठीक है, तो बस बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, बिल्कुल सही। अगला सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा प्रमुख रूप से किस पीढ़ी में सामने आई। इन विच जनरेशन डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
है ना, बताएंगे। तो हम क्या कहेंगे, आप यहां पर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अवधारणा है ये मुख्य रूप से किस पीढ़ी में सामने आई, तो एआई को आप और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। फादर ऑफ एआई किसे कहा जाता है? अगर मैं आपसे कहूं कि जो फादर ऑफ एआई है वो किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि ये आपका कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ एआई कहा जाता है। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, फिफ्थ जनरेशन में। अगला सवाल, टाइम शेयरिंग सिस्टम का विकास पहली बार किस पीढ़ी में हुआ था, बताओ। बहुत बढ़िया, है ना। तो हम क्या कहेंगे भैया, पहली में नहीं हुआ, ठीक है, चौथी से पहले हो गया था। बताओ क्या होगा आंसर, थर्ड इसका ज्यादा बेहतर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, IBM 650 कंप्यूटर का मुख्य प्रयोग क्या था, बताओ। IBM 650 जो कंप्यूटर है, कल की क्लास में भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था। तो व्हाट वाज द प्राइमरी यूज ऑफ IBM 650? पर्सनल कंप्यूटिंग, मिलिट्री कंट्रोल, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, या फिर आपका साइंटिफिक रिसर्च के लिए, किसके लिए है? ठीक है दोस्त, बताएंगे एक बार। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था जो IBM 650 हमारा कंप्यूटर है, इसका प्रयोग आखिर किस लिए किया जाता है? हम्म, नहीं, बहुत बढ़िया, एक बार बताओ मेरे भाई सभी दोस्त। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा एकदम, है ना। बिल्कुल। तो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, नेहा कुशवाहा का आंसर आया सबसे पहले, बहुत अच्छे। और यही क्या है हमारा इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर नहीं था? विच विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिजिटल कंप्यूटर? तो एनालॉग कंप्यूटर। अगला, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इनकी सबसे बड़ी एक समस्या क्या थी, इनमें से बताओ। ठीक है ना, तो हमारे आप क्या कहेंगे, लो स्पीड होती थी, बात तो सही है, ठीक है। हाई हीट एंड पावर कंजप्शन, लैक ऑफ स्टोरेज, लिमिटेड आउटपुट डिवाइस। देखो सबसे बड़ी जो समस्या थी, अगर सबसे बड़ी समस्या देखोगे, इन समस्याओं के साथ भी काम किया जा रहा था। भले ही वो स्लो थी लेकिन उसके साथ काम कर रहे थे। भले ही वो गर्मी फेंकती थी लेकिन फिर भी हम और आप उसके साथ जीवन यापन कर रहे थे, ठीक है। लिमिटेड आउटपुट डिवाइस थी, ठीक है, लेकिन लैक ऑफ स्टोरेज ये सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि उसमें स्टोरेज क्षमता थी ही नहीं, ठीक है ना। इनके साथ फिर भी चलो काम हो रहा है, स्लो हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन लैक ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज था ही नहीं उसमें। अगला, होलरेथ मशीन का संबंध किससे था, बताओ। होलरेथ जो मशीन है, मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ये टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छे से कराया है, तो तुम मुझे बताओगे
कि होलरिथ मशीन का संबंध किससे था? बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे हम और आप। तो मैं आपसे हर बार कह चुका हूं कि जहां पर जनगणना शब्द देखने के लिए मिलेगा कि सेंसस डेटा प्रोसेसिंग के लिए ऑप्शन ए, और इसे किसने बनाया था? तो हम और आप कहेंगे हरमन होलेरिथ के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था इसे? तो हम और आप कहिएगा कि हरमन होलेरिथ ने इसे बनाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई? जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? बताओ। है ना? तो हम क्या कहेंगे कि विकास किस पीढ़ी में हुआ? जीयूआई डेवलपमेंट टुक प्लेस इन विच जनरेशन? तो बताएंगे जीयूआई का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ था? कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में हुआ था। और ये आपके लिए मेरे भाई एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, आपके लिए होमवर्क वाला सवाल कि द मॉडर्न एरा ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड टू बिगिन फ्रॉम विच ईयर? मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कैसी लगी ये बात आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इस सवाल का उत्तर क्या है ये भी बताना, और जो 15 क्वेश्चन हमने किए उन 15 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए ये भी बताना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नई, कल यानी कि मंडे को एक नई, एक शानदार सेशन, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। कौन सा चैप्टर हमारा रहेगा वो मैं एक बार आपको बता ही देता हूं, है ना? तो अब जो हमारा चैप्टर रहेगा वो मेमोरी का रहेगा। तो खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।